जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी का पेपर नंबर 28 और ये जो क्लास है आपका रिवीजन का क्लास है और आपका रिवीजन क्लास अब डेली चलेगा आपके एग्ज़ाम तक। और इस पेपर में मैंने 50 क्वेश्चन लाया है जो कि आपके ओरिजिनल पैटर्न पर है और इसमें से 15 क्वेश्चन ऐसा है मैथ का जिसमें कि आपको 100% आज सही करना है सभी क्वेश्चन को, यानी कि 15 क्वेश्चन आपको आज सही आना चाहिए अगर आप इस बार आर्मी में अपने आप को देखना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आज का दिया गया है, संविधान के किस भाग को, संविधान के कौन से पार्ट को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत के संविधान के कौन से भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि भाग 3 को यानी कि पार्ट 3 को भारत का मैग्ना कहा जाता है। अब भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन से आर्टिकल दिया गया है, कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? तो इसमें 12 से लेकर 35 आर्टिकल दिया गया है और ये आर्टिकल जो है किसके बारे में है? तो हमारे जो फंडामेंटल राइट है ना उसके बारे में ये दिया गया है। फंडामेंटल राइट याद कर लीजिएगा, यानी कि मौलिक अधिकार। हमारा मौलिक अधिकार दिया गया है किसमें? ये 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक में दिया गया है और ये भारतीय संविधान के भाग 3 में ये चीज़ दिया गया है। और इसमें एक बात और जान लीजिए, इसमें जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है, क्या आता है? तो हमारे जो मौलिक अधिकार दिया गया है वो कितने मौलिक अधिकार दिया गया है अभी के करंट में? तो अभी हमारे पास 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। कितना अधिकार दिया गया है? हमको 6 अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकार। लेकिन पहले कितना था? तो पहले 7 मौलिक अधिकार था, उसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। क्या हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। यानी अभी के करंट के टाइम में 6 आपके मौलिक अधिकार हम लोगों को दिया गया है। और ये जो है मौलिक अधिकार कौन से कंट्री से लिया गया है, कौन से कंट्री से लिया गया है, ये भी आप एग्ज़ाम में आता है। ये लिया गया है यूएसए से लिया गया है। किससे लिया गया है? यानी कि अमेरिका के संविधान से दिया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और इसके अलावा जो भी मैं पॉइंट बताया हूँ ना, सभी पॉइंट को आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं पता है तो चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध जो है ना कौन से वर्ष में लड़ा गया था? आप एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है। आप एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएगा कि ये किसके बीच लड़ा गया था, इसमें किसका जीत हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले तो इसका आंसर देख लीजिए क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है ना। और ये किसके बीच लड़ा गया था? ये अंग्रेज़ और नवाब जो थे, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, उसके बीच लड़ा गया था। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। यहाँ अंग्रेज़ में कौन थे? तो आपके कभी कभी अंग्रेज़ मिलेगा, कभी कभी आपको रॉबर्ट क्लाइव मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? रॉबर्ट क्लाइव देखने के लिए मिलेगा आपको। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब कौन थे? तो सिराजुद्दौला थे। कौन थे? सिराजुद्दौला थे। याद कर लीजिएगा, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ था। और ये जो लड़ाई हुआ था ना कब हुआ था? तो 1757 में लड़ाई हुआ था। और इसमें जीत किसका हुआ था? तो अंग्रेज़ का, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे इसमें जीत गए थे। ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा 1-2 पॉइंट और याद कर लीजिए कि आप एग्ज़ाम में आता है, ये एग्ज़ाम में आता है 1764। क्या आता है? 1764 याद कर लीजिए। तो 1764 में कौन सी लड़ाई लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका बक्सर की लड़ाई। किसका लड़ाया गया था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था ना, बक्सर का वॉर जो हुआ था ना, ये कब हुआ था? तो ये 1764 में हुआ था। आप याद कर लीजिएगा बक्सर का युद्ध, बक्सर बैटल याद कर लीजिए यहाँ पर, बक्सर बैटल। यानी कि बक्सर का बैटल कब लड़ा गया था? तो 1764 में लड़ा गया था। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको भी आपको करके जाना है। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है ना, ये आपका सुंदरवन है। क्या कौन सा है? सुंदरवन में। आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे कि सुंदरवन जो है ना ये कौन से जगह पर है, कौन से जगह पर है सुंदरवन जो है, कौन से जगह पर है, ठीक है ना। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? सुंदरवन जो है ना कौन से जानवर के लिए फेमस है, कौन से जानवर के लिए फेमस है? आप लोग कमेंट करिएगा इसका प्लेस कहाँ पर है और ये कौन से एनिमल के लिए ये फेमस है, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक और कहना चाहता हूँ कि मेरे सभी सेट को तो लगाइए ही यहाँ यूट्यूब पर, और इस वीरपद के एप्लीकेशन पर जो भी दिया गया है ना
आपका दिया गया है, टेस्ट दिया गया है, उस टेस्ट में से मैक्सिमम टेस्ट लगा के जाइए। कम से कम इसमें से डेली 2 टेस्ट करना है, कम से कम इसमें दो टेस्ट करना है। देखिए लगाने के लिए आप 3 टेस्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 टेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको टेस्ट भी लगाना है और उससे ज़्यादा आपका क्या करना है, इसमें आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने से आपको पता चलता है कि आपका वीक एरिया कौन सा है। इसीलिए आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि वीरपद के एप्लीकेशन पर टीए आर्मी का टेस्ट को जरूर ज्वाइन करिएगा और वहाँ से टेस्ट जरूर लगाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए भी हो जाता है। ईडन गार्डन स्टेडियम जो है ना कहाँ पर स्थित है, तो ईडन गार्डन स्टेडियम जो है ना यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये कोलकाता में है। कहाँ पर है ये कोलकाता में है। अब देखिए यहाँ पर कोलकाता याद कर लीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए मुंबई में कौन सा स्टेडियम है जो कि आप एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो मुंबई में जो है ना ये आपका वानखेड़े स्टेडियम है। कौन सा है, वानखेड़े स्टेडियम है, ठीक है ना, स्टेडियम। ये आप याद कर लीजिएगा, नहीं पता होगा तो। और एक पॉइंट और याद कर लीजिए, चूँकि आप एग्जाम में आता है कि विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम कौन सा है, विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम कौन सा है। तो आप लोग याद कर लीजिए ये कहाँ पर है, तो ये आपका अहमदाबाद में। कहाँ पर है, तो अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है। अहमदाबाद जो है कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट में है, आप लोगों को आपको कमेंट करना है कि अहमदाबाद जो है ना कौन से स्टेट में है। और अहमदाबाद में जो है ना उस क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है, उस क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है, उस क्रिकेट स्टेडियम का नाम है हमारे जो प्रधानमंत्री भी हैं नरेंद्र मोदी। क्या है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, स्टेडियम है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये अहमदाबाद में है। आप लोगों को कमेंट ये करना है कि अहमदाबाद जो है ना कौन से स्टेट में है, अहमदाबाद जो है ना ये कौन से स्टेट में है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। तो ये भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जो थे कि आपका सैम मानेकशॉ थे। कौन थे, सैम मानेकशॉ जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहाँ पर एक पॉइंट और याद कर लीजिए कि के.एम. करियप्पा जो है आप में से बहुत सारे बच्चे लगा दिए होंगे, लेकिन के.एम. करियप्पा जो है ना ये कौन थे, तो पहले भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। कौन थे, कमांडर इन चीफ थे, कमांडर इन चीफ थे, ठीक है ना, कमांडर इन चीफ याद कर लीजिएगा। कमांडर इन चीफ कौन थे पहले स्वतंत्र भारत के, तो ये थे आपका के.एम. करियप्पा। लेकिन फील्ड मार्शल कौन थे, ये थे सैम मानेकशॉ जो थे। अब यहाँ पर एक है जनरल विपिन रावत कौन थे, ठीक है। ये भारत के पहले कौन थे, सीडीएस थे, भारत के पहले सीडीएस। अब सीडीएस को किसे कहते हैं, इसे कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। किसे कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CHIF, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिफेंस स्टाफ याद कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आप एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। यानी कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि पहले सीडीएस कौन थे, तो जनरल विपिन रावत कौन थे, भारत के पहले सीडीएस थे। और पहले चीफ ऑफ कमांडर कौन थे, कमांडर इन चीफ कौन थे, पहले कमांडर ऑफ चीफ कौन थे, तो के.एम. करियप्पा थे। लेकिन पहले फील्ड मार्शल कौन थे, तो यहाँ पर सैम मानेकशॉ थे। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आपको बहुत सारा हो सकता है, इसीलिए आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जहाँ पर कन्फ्यूज होना है उसको रट्टा मार के आप पूरा याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में आपका है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन थे, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे। मेरे आंसर लगाने से पहले आप लोग आंसर लगाइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन थे। और कभी कभी आप एग्जाम में यह आएगा कि रामचरितमानस जो है ना कौन सी भाषा में लिखा गया है, रामचरितमानस जो है ना कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो रामचरितमानस के जो रचयिता थे ये कौन थे, ये थे तुलसीदास, ठीक है। कौन थे, ये तुलसीदास थे, रामचरितमानस के रचयिता थे। और ये कौन से भाषा में लिखा गया है, कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, ये आपका लिखा गया है अवधी में। किस में लिखा गया है, तो अवधी में, अवधी में लिखा गया है। कौन सा, तो आपका रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखा गया है, अवधी में लिखा गया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि बताइए कि रामायण के कौन कौन लिखने वाले हैं, रामायण के जो ऑथर हैं वो कौन है। तो रामायण के जो ऑथर है ना ये आपका महर्षि वाल्मीकि जो थे ना ये रामायण के लिखने वाले थे। और कौन से लैंग्वेज में थे, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, महर्षि वाल्मीकि तो मैं यहाँ लिखा ही है। और ये कौन से लैंग्वेज में है, तो ये कौन से लैंग्वेज में है, तो आपका लैंग्वेज जो है ना
ये आपका संस्कृत में, किसमें, तो संस्कृत में। याद कर लीजिएगा, ये रामायण जो है ना, यहाँ पर रामायण मैं कर देता हूँ ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं हो, नोट बनाने में। रामायण जो है ना, ये संस्कृत में लिखा गया है और किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और भी कई बार पूछे जाते हैं कि महाभारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो महाभारत है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो महाभारत जो लिखा गया है ना, ये लिखा गया है वेद व्यास के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है वेद व्यास के द्वारा, महाभारत, ठीक है ना। ठीक है, महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है, ये वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर इसमें से सभी पॉइंट को याद कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको एक बार दोहरा देता हूँ कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा। किसके द्वारा, तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है आपका रामचरितमानस। और ये कौन से भाषा में लिखा गया है, तो ये आपका अवधी भाषा में लिखा गया है। और रामायण जो है ना, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। और कौन से भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है ना। और महाभारत जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है वेद व्यास के द्वारा। तो एक एक पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना, आप लोगों को उसी तरह से मेहनत करना है। और हमारा क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो। और कम से कम एक ग्रुप में, कम से कम एक टेलीग्राम ग्रुप में या कोई भी ग्रुप में एक शेयर जरूर करिएगा। इतना आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि रूस की मुद्रा क्या है। रूस की मुद्रा क्या है, रूस का करेंसी क्या है। रूस का करेंसी जो है ना आपका रूबल है। क्या है, रूबल जो है ये रूस का करेंसी है। रूस का करेंसी क्या है, तो रूबल है, ठीक है ना। और जितना मैं आप लोगों से कहता हूँ कमेंट करने के लिए, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपका आता है कि आपको करेंसी तो पता चल गया, इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल क्या है। इसका कैपिटल कौन सा है, इसका कैपिटल है आपका मॉस्को। क्या है, आपका मॉस्को, ठीक है ना। मॉस्को जो है ना इसका कैपिटल है। याद कर लीजिएगा, करेंसी और कैपिटल आपको बहुत सारे कंट्री का पता होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन आप एग्जाम में आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क, सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम, इसका ओल्ड नेम क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ओल्ड नेम क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन को देख लीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तराखंड में है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम है और ये कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तराखंड में है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है आपका भारत में हीरे की खानें कहाँ पर पाई जाती हैं। भारत में जो डायमंड माइंस है वो कहाँ पर है, भारत में जो डायमंड माइन है वो कहाँ पर है। तो ये आपका है कहाँ पर, तो पन्ना में है। पन्ना कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। पन्ना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए कि सोना का खादान जो है ना ये कौन सा, आप किस नाम से जानते हैं, कहाँ पर ये पाया जाता है। यहाँ पर तो आपने देखा होगा एक मूवी भी आया था, KGF आया था, जहाँ पर वो दिखाया गया था, ठीक है ना। तो सोना वाले को याद कर लीजिएगा आप लोग, कोलार। क्या याद कर लीजिएगा, कोलार, जिसे हम लोग KGF कहते हैं, कोलार गोल्ड फील्ड। क्या, कोलार गोल्ड फील्ड, यानी कोलार कहाँ पर है, तो कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है कोलार, ठीक है ना। और ये किसके लिए फेमस है, तो ये फेमस है आपका गोल्ड के लिए। किसके लिए, तो गोल्ड यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, गोल्ड माइंस वहाँ पर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास ये भी दिखता है, खितरी जो कहाँ पर है, राजस्थान में है। ये किस चीज़ के लिए फेमस है और क्या यहाँ पर पाया जाता है सबसे अधिक, तो यहाँ पाया जाता है कॉपर। क्या पाया जाता है, कॉपर सबसे अधिक पाया जाता है, यानी कि तांबा जो है ना सबसे अधिक पाया जाता है यहाँ पर। ये खितरी याद कर लीजिएगा। इसमें 3 पॉइंट, सोना, चांदी, हीरा। क्या याद कर लीजिएगा, सोना, चांदी नहीं, कॉपर, ठीक है ना। यहाँ पर कॉपर, खितरी याद कर लीजिएगा, डायमंड आप याद कर लीजिएगा, पन्ना, और गोल्ड याद कर लीजिएगा, क्या आप लोग कोलार याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका कि अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे। भारत के पहले व्यक्ति कौन थे, भारत के पहले व्यक्ति थे आपका राकेश शर्मा। कौन थे, राकेश शर्मा। अगर महिला के बारे में पूछा जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, कल्पना चावला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन था कि पहले भारतीय कौन थे, आपका राकेश शर्मा क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और पहली भारतीय मूल के महिला कौन थी, तो ये आपकी कल्पना चावला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी, ठीक है ना। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका है कि वुलर
वुलर झील जो है ना किस राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में है? वुलर झील जो है ना कौन से राज्य में स्थित है? वुलर झील क्या है? ये आपका मीठे पानी का झील। क्या है? मीठे पानी का झील कौन सा है सबसे बड़ा? तो ये आपका वुलर झील है। और ये कौन से राज्य में है? तो कौन से राज्य में है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। और वुलर झील में कौन से नदी का यहाँ पानी आता है? कौन से नदी का पानी आता है? तो ये आपका झेलम नदी का आता है। क्या आता है? झेलम नदी का पानी आता है। ठीक है ना। तो जो भी अभी जम्मू कश्मीर से हैं एक बार कमेंट कर बताइए कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, जम्मू कश्मीर से हमारा क्लास को देख रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर वाले एक बार जय हिंद का कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है ना। जय हिंद वाले जम्मू कश्मीर वाले जय हिंद का कमेंट जरूर आना चाहिए। ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर में कहाँ से हैं आप लोग ये भी कमेंट जरूर करिएगा। तो याद यहाँ पर करना है, वुलर झील जो सबसे बड़े मीठे पानी का झील है, ठीक है, इंडिया में, तो ये वुलर झील है। और ये कौन से राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी से आता है? तो ये आपका झेलम नदी से आता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है आपका कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है यह आपका हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। आप एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। उनके जन्म दिवस को हम लोग क्या मनाते हैं? तो हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसा घुमा के पूछेगा, बताइए यहाँ पर कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? क्या कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीचर्स डे, TACHER, टीचर्स डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीचर डे, विश्व टीचर दिवस यानी कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आपका ये एग्जाम में आ जाएगा। तब क्या करेंगे? ये तो आपका इंडिया में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, लेकिन जब विश्व के बारे में पूछा जाएगा तब कब याद करेंगे? ये आपका 5 अक्टूबर को। कब याद कर लीजिएगा? 5 अक्टूबर को हर साल विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को हर साल क्या मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और आता है 14 नवंबर के बारे में। क्या है? 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो हम लोग मनाते हैं उस दिन बाल दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं। किसके क्या बनाते हैं? तो 14 नवंबर को ये बनाते हैं हम लोग बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रन डे। क्या है? चिल्ड्रंस डे बनाते। कब बनाते हैं हम लोग? तो हम लोग बनाते हैं 14 नवंबर को बनाते हैं। ठीक है ना। और ये किसकी यादें मनाया जाता है? तो ये जवाहरलाल नेहरू के ये जो जन्म दिवस है ना उनके रूप में हम लोग क्या मनाते हैं? तो बाल दिवस मनाया जाता है। याद कर लीजिएगा, बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। और 5 सितंबर को क्या बनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस बनाया जाता है। लेकिन विश्व शिक्षक दिवस के बारे में बात किया जाएगा तो आपको यहाँ पर याद रखना है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पर 10 सितंबर भी एक इम्पोर्टेंट डे है। एक बार आप लोग कमेंट करिए कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ठीक है ना। और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? ये तो आपको बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है आपके सामने में। 2 अक्टूबर और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है इंडिया में? आप लोग कमेंट जरूर करिएगा इसका। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है? तो लोकसभा में जो सदस्य हो सकता है, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आंसर कन्फ्यूज़ करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। आपका यहाँ पर आप एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि लोकसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? ये हो सकते हैं 552 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 552 हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपको 550 भी देखने के लिए मिल जाएगा। 550 भी क्यों 550 मिल जाएगा? देखिए 552 में पहले कितने कैसे सीट दिया गया था? देखिए 530 सीट जो था ना ये स्टेट का था, स्टेट से मेंबर आएंगे। ठीक है ना। इसके अलावा 20 जो थे ना आपके यूनियन टेरिटरी से यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। और 2 सीट जो था ना ये इसमें क्या थे? एंग्लो इंडियन थे। कौन थे? एंग्लो इंडियन थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया, यानी कि भारतीय संविधान संशोधन के 104वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया कि इसको क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। इस सीट को हटा दिया गया। यानी कि बचा कितना? तो आपका 530 और 20 बचा, यानी कि 550 सीट ही यानी 550 मेंबर ही उसमें अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। लेकिन अभी भी कई सारे एग्जाम में ना आपके 552 आ रहा है तो 552 जरूर वहाँ पर करिएगा। लेकिन 552 अगर नहीं मिले आपको तो वहाँ पर 550 करके आना है। 550 मैंने क्यों बताया आपको कि 2 जो सीट जो था ना एंग्लो इंडियन का,
ये सीट को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, इसलिए 550 ही बचा है। तो याद कर लीजिए, आप एग्जाम में जब 552 आ जाए ना तो वहाँ पर 552 लगाइएगा, और 552 नहीं रहे तो वहाँ पर 550 करना आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको याद जरूर रखना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि आगरा का किला किसने बनाया था। आगरा का किला, एक तो क्वेश्चन आपका आता है कि आगरा का किला, दूसरा आता है कि आपका दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला। तो आगरा का किला यहाँ पर क्वेश्चन है, तो आगरा का किला जो है ना ये किसके द्वारा बनाया गया था। तो आगरा का किला जो बनाया गया था ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, अकबर के द्वारा बनाया गया था। लेकिन वहीं पर क्वेश्चन आपको ये आ जाए कि दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला क्या है, दिल्ली का रेड फोर्ट जो है ना, रेड फोर्ट जो है ना किसके द्वारा बनाया गया है। तो दिल्ली का रेड फोर्ट बनाया गया है आपका किसके द्वारा, ये बनाया गया है शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है शाहजहां के द्वारा बनाया गया है दिल्ली का रेड फोर्ट। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। इसके अलावा बताइए कि ताजमहल, ताजमहल जो है ना किसके द्वारा बनाया गया है। ताजमहल जो है ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये भी बनाया गया किसका, तो शाहजहां के द्वारा ही बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, तो शाहजहां के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है ना। अब ताजमहल कहाँ पर है, तो आपका आगरा में है, और दिल्ली रेड फोर्ट कहाँ पर है, तो दिल्ली में है, ठीक है। तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा, दिल्ली का रेड फोर्ट और ताजमहल किसके द्वारा, तो शाहजहां के द्वारा। लेकिन आगरा किला याद कर लीजिएगा, आगरा किला किसके द्वारा, तो ये अकबर के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था, ये अकबर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो आपका है, भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु सभी को पता होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कम को पता होगा। यहाँ पर ये जो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है ना, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका बाघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है आपका बाघ। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है आपको कि ये बाघ जो है ना राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया, कब घोषित किया गया, तो ये घोषित किया गया आपको 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया किसको, तो बाघ को घोषित किया गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पर करना है, और यहाँ पर इस पॉइंट को आप लोग 100% आप लोग याद कर लीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो यहाँ पर एक तो आपको ये याद रखना है, आपको भारतीय का नाम याद रखना है, और किसके लिए मिला था, किस चीज़ के लिए मिला था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो थे ना वो कौन थे, ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो पहले भारतीय थे जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये किस चीज़ के लिए मिला था, नोबेल पुरस्कार जो है उनको किस चीज़ के लिए मिला था, तो नोबेल पुरस्कार उसको साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और ये कौन सा पुस्तक था, तो उसका पुस्तक का नाम था क्या था, गीतांजलि। क्या था नाम था, गीतांजलि। गीतांजलि जो था ना उनके पुस्तक का नाम था। इनके लिए उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये कब मिला था, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये मिला था 1913 में। 1913 याद कर लीजिएगा, गीतांजलि याद कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। और इन्हीं के लिए उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो यहाँ पर जो जो पॉइंट बता रहा हूँ आपको, सभी पॉइंट को आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट बना के जरूर रिवीजन करिएगा अगर नहीं पता होगा तो। और अपने एग्जाम में इस बार आर्मी बनना चाहते हैं, आर्मी आपका सपना है, तो आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पर मिस मत करना है, ठीक है ना। और साथ साथ में जो वीर पथ के एप्लीकेशन पे जो टेस्ट दिया गया है ना, आप जितना टेस्ट लगा सकते हैं उस टेस्ट को जरूर लगा कर जाइएगा। देखिए यहाँ पर प्राइस जो है ना 110 का है। मैं मानता हूँ बहुत सारे बच्चों के लिए यहाँ पर दिक्कत करेगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, 110 भी मुश्किल होगा, लेकिन आपको यहाँ पर टेस्ट लगा के जाना है। इतना तो कर सकते हैं हमारे लिए, कम से कम 110 रुपया कहीं चाय नाश्ता करने जाएंगे तो आपका इतना खर्चा हो जाएगा। इतना करने से क्या होगा ना, हम लोगों का भी कुछ कॉस्ट जो होता है ना निकलता है, हम लोगों का टाइम यहाँ पर देना पड़ता है, उसके लिए तो कुछ ना कुछ खर्चा चाहिए। बस आप लोगों से सहयोग है ये, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर जो है ना कितने डिग्री अक्षांश पर है, कितने डिग्री लैटिट्यूड पर है, कितने डिग्री लैटिट्यूड पर आपका भूमध्य रेखा है। यानी इक्वेटर जो है ना ये आपका 0 डिग्री आपका लैटिट्यूड पर ये आपका भूमध्य रेखा है, यानी इक्वेटर है। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी में आता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और याद कर लीजिए यहाँ पर कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या याद कर लीजिए, कर्क रेखा। क्या याद कर लीजिए, कर्क रेखा, कर्क रेखा याद कर लीजिए। कर्क रेखा जो है ना कितने डिग्री पर है, ये कर्क रेखा जो है कितने डिग्री पर, या इसको इंग्लिश में लिखता हूँ यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या, ट्रॉपिक
ऑफ कैंसर, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है ना ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। कहाँ पर है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। इसके अलावा में एक और आता है मकर रेखा। क्या आता है? मकर रेखा। मकर रेखा भी याद कर लीजिएगा। मकर रेखा जो है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कॉर्पिकॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। यहाँ पर मकर रेखा जो है ना ये भी आपका 23.5 डिग्री, क्या है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री याद कर लीजिएगा। 23.5 डिग्री ये आपका साउथ में है। कहाँ पर है? 23.5 डिग्री साउथ में है। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट को याद कर लीजिएगा। चलिए एक आप लोग के लिए मैं आपको नोट बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ आपको, अगर नहीं पता होगा तो बताइए कि भारत में कौन से स्टेट से कर्क रेखा गुजरता है? भारत में कौन से स्टेट से कर्क रेखा गुजरता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग अगर नहीं कमेंट करके बताइएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कमेंट करना। अगर पता है तो बता दीजिएगा। आप लोग रिविजन कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, कर्क रेखा जो है ना कौन से स्टेट से गुजरता है, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा। कथक है, कथकली नहीं कह रहा हूँ मैं आपको। कथक अलग है, कथकली अलग है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कथक जो है ना कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कौन से राज्य का क्लासिकल डांस है? कथक जो है ना कौन से राज्य का शास्त्रीय डांस है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में। क्या है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या है? कथक डांस है, वहाँ का क्लासिकल डांस। चलिए यहाँ पर एक कमेंट जरूर करिएगा आप लोग कि बताइए कथकली जो है ना कौन से स्टेट का, कथकली जो है ना कौन से स्टेट का ये नृत्य है? कथकली जो है ना कौन से राज्य का आपका नृत्य है? कथकली के बारे में कह रहा हूँ, कमेंट करने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ कमेंट के लिए इसलिए कह रहा हूँ आपको देखना चाहता हूँ कि आपको कितना पता है इसके बारे में, कथक और कथकली के बारे में, ठीक है ना। अब यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में एक याद कर लीजिए, वहाँ पर कौन सा है? तो भारतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम, ठीक है ना, भरतनाट्यम। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में क्या है? तो कुचिपुड़ी है। क्या है? तो कुचिपुड़ी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश और भारतनाट्यम तमिलनाडु याद कर लीजिएगा, कथक उत्तर प्रदेश याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर केरल और बताइए, कमेंट करिएगा। चलिए मैं इसके बारे में कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपका है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे ये आपका थे एच.जे. कानिया थे। कौन थे? एच.जे. कानिया कौन थे? भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये आपका एच.जे. कानिया थे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो है ना कितने न्यायाधीश होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है ना, एक क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है, और उसके अलावा 33 क्या होता है ना, अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक आपका होता है मुख्य न्यायाधीश होता है, और 33 क्या होता है? आपका अन्य मुख्य न्यायाधीश होता है। तो आप लोगों के लिए एक पॉइंट और मैं आप लोगों को जोड़ देता हूँ यहाँ पर कि अभी के टाइम में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? यह है जस्टिस सूर्यकांत जो है ना, ये आपके, मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर, सूर्यकांत के बारे में याद कर लीजिएगा। सूर्यकांत जो है अभी के टाइम में करंट में आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में दिया गया है रेखा? मैकमोहन लाइन जो है ना कौन से दो कंट्री को अलग करता है? कौन से दो कंट्री को अलग करता है मैकमोहन लाइन, ठीक है ना। तो ये अलग करता है आपका भारत और चीन को। किसको? भारत और चीन को अलग करता है कौन? तो मैकमोहन लाइन जो है ना भारत और चीन को अलग करता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि आलू पौधे का कौन सा भाग है? आलू जो है ना पौधे का कौन सा भाग है? तो आलू जो पौधे का कौन सा भाग है? तो ये आपका तना है। क्या है? तना मतलब बोलेंगे स्टेम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेम जो है ना ये आपका आलू का ये स्टेम यानी कि तना जो है ना आलू होता है। इसके अलावा बताइए आप लोग यहाँ पर गाजर, क्या याद कर लीजिए? गाजर जो है ना कौन से भाग है? गाजर याद कर लीजिए, या फिर मूली याद कर लीजिए, मूली, या फिर इसके अलावा में शकरकंद जो होता है ना, शकरकंद जिसे स्वीट पोटैटो कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वीट पोटैटो कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? शकरकंद कहते हैं। शकरकंद जो है ना ये कौन सा भाग है? पौधे का कौन सा भाग है? तो ये आपका जो है ना रूट होता है। क्या होता है? रूट यानी कि जड़ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आलू क्या होता है?
आलू आपका क्या होता है, तो आलू जो होता है आपका ये होता है तना होता है, इसे हम लोग स्टेम कहते हैं। तना में और कौन कौन सा होता है, तना में और कौन कौन सा होता है, तना में जो आपका होता है ना, ये आपका हल्दी भी क्या होता है, जिसे गार्लिक कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है ना, गार्लिक नहीं, ठीक है, टर्मरिक कहते हैं उसे, ठीक है ना, हल्दी याद कर लीजिएगा आप लोग, याद कर लीजिए, हल्दी टर्मरिक जो होता है ना, ये तना ही होता है। इसके अलावा हम प्याज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्याज, जिसे ओनियन कहते हैं, ये आपका क्या होता है, ये तना ही होता है। इसके अलावा हम अदरक, अदरक क्या होता है ना, अदरक, ठीक है ना, अदरक भी क्या होता है, ये आपका तना ही होता है, ठीक है ना, याद कर लीजिए। हल्दी, प्याज, अदरक और आलू क्या होता है, तो स्टेम होता है। अगर रूट की बारे में बात करूँ तो गाजर, मूली, शकरकंद क्या होता है, ये आपका रूट होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। वायुयान जो होता है ना, ये कौन सी गैस इसमें टायर में भरा जाता है, इसका टायर में कौन सी गैस भरा जाता है, इसका टायर में भरा जाता है नाइट्रोजन। कौन सी गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका कि यहाँ पर दाब, दाब का ऐसा मात्रक क्या है, क्या है, दाब का ऐसा मात्रक क्या है, प्रेशर का ऐसा मात्रक क्या है, प्रेशर का ऐसा मात्रक क्या है। यहाँ पर दाब का जो ऐसा मात्रक होता है ये होता है पास्कल, क्या होता है, पास्कल होता है, क्या होता है, पास्कल होता है आपका दाब का ऐसा मात्रक, ठीक है ना। अब यहाँ पर न्यूटन, न्यूटन जो है ना, न्यूटन जो है ना किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, न्यूटन जो है ना किसका मात्रक है, तो ये आपका मात्रक है फोर्स का, किसका है, फोर्स का, यानी बल का। बल का ऐसा मात्रक क्या है, तो न्यूटन है आपका, ठीक है ना। वॉट किसका है, तो वॉट जो है ना आपका पावर का होता है, किसका होता है, तो पावर का होता है। जूल किसका होता है, जूल किसका होता है, तो ये आपका होता है एनर्जी का, किसका होता है, तो एनर्जी का होता है, ठीक है ना। आप बताइए मुझे कमेंट करके कि बताइए आप वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, आप लोगों को कमेंट करना है, इसका क्या है, कमेंट करना है। अभी मेरे साथ में कमेंट लगाते रहिए आप लोग, ठीक है ना। वर्क का ऐसा यूनिट क्या है, वर्क का ऐसा यूनिट क्या है, वर्क का ऐसा यूनिट क्या है, आप लोग मेरे साथ में कमेंट करिए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है आपका कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। आपने क्या पढ़ा होगा, लाल ग्रह पढ़ा होगा, यानी रेड प्लैनेट पढ़ा होगा, जिसे क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट को मार्स को कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह क्या होता है, सबसे ब्राइटेस्ट ग्रह कौन सा होता है, प्लैनेट कौन सा होता है, तो आपने शुक्र पढ़ा है, यानी कि वीनस पढ़ा है आपने। यानी सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, तो वीनस होता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। लाल ग्रह कौन सा होता है, तो ये आपका मार्स होता है, आपने पढ़ा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया गया है नीला ग्रह, नीला ग्रह कौन सा होता है, तो नीला ग्रह होता है आपका पृथ्वी, यानी पृथ्वी को क्या कहा जाता है, तो नीला ग्रह कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और आपके लिए यहाँ पे जानना ये भी जरूरी है कि बताइए कि मॉर्निंग स्टार यानी कि भोर का तारा किसे कहते हैं, मॉर्निंग स्टार कौन सा है, मॉर्निंग स्टार कौन से ग्रह को कहा जाता है, तो मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वीनस यानी कि शुक्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शुक्र को क्या कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, यानी कि भोर का तारा कहा जाता है। और वही से क्या सबसे क्या होता है, चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आपका वीनस है, यानी शुक्र है। तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा, मॉर्निंग स्टार या सबसे चमकीला ग्रह आपका वीनस यानी कि शुक्र है, और लाल ग्रह है आपका मंगल है, और यहाँ नीला ग्रह कौन सा हो जाएगा, आपका पृथ्वी क्या हो जाएगा, सबसे नीला ग्रह है यहाँ पर, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका रक्त का थक्का, रक्त का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जो है ना जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो ये आपका हेल्प करता है विटामिन के, कौन सा करता है हेल्प, विटामिन के करता है, विटामिन के करता है। पूरे जोश जुनून के साथ आपको क्लास को देखना है, पूरे जोश जुनून के साथ क्लास को देखना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर विटामिन के जो है ना रक्त का थक्का बनने में हेल्प करता है, रक्त का थक्का बनने में कौन हेल्प करता है, तो विटामिन के हेल्प करता है। बाद बाकी विटामिन ए के बारे में जानते हैं, रतौंधी में यानी नाइट ब्लाइंडनेस को ठीक करने में हेल्प करता है आपका, विटामिन सी स्कर्वी होता है, और विटामिन ई जो होता है ना इसे प्रजनन का विटामिन कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है चिप्स के पैकेट में, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, इसलिए उसमें जो भी कुरकुरे सब होता है ना बिल्कुल करा रहता है, बहुत काफ़ी दिनों तक टिका रहता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है यहाँ पर डायलिसिस, डायलिसिस का प्रयोग किस अंग के इलाज के लिए किया जाता है, डायलिसिस का इलाज, डायलिसिस जो होता है ना कौन से अंग के, कौन से बॉडी पार्ट के, कौन से ऑर्गन को ठीक करने में, इलाज करने में हेल्प किया जाता है। तो डायलिसिस जो किया जाता है ये आपका किसका, तो ये आपका किडनी, किडनी को
ठीक करने में हेल्प किया जाता है, इलाज करने में हेल्प किया जाता है, यूज़ किया जाता है। किसके इलाज में? तो ये आपका किडनी के इलाज में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका सबसे भारी धातु कौन सी है। सबसे भारी धातु याद कर लीजिएगा और सबसे हल्की धातु याद कर लीजिएगा, सबसे भारी गैस याद कर लीजिएगा, सबसे हल्की गैस याद कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे भारी धातु कौन सी है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये है यहाँ पर कि सबसे भारी धातु कौन सा है। सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु कौन सा है? तो आपका है ऑस्मियम। ऑस्मियम क्या है? आपका सबसे भारी धातु है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है। लेकिन सबसे हल्की धातु कौन सा हो जाएगा? लिथियम क्या हो जाएगा? सबसे हल्की धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे हल्की धातु कौन सा हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। सबसे लाइटेस्ट आपका धातु कौन सा है? तो आपका लिथियम है। याद कर लीजिए, सबसे भारी आपका ओशियम और सबसे हल्की क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। और ऐसा कौन सा धातु है, ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर, जो रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में रहता है, वो कौन सा आपका धातु होता है? तो ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर बिल्कुल तरल अवस्था में यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहता है? यह आपका होता है पारा। क्या होता है? पारा होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। वही बात मैं बोलूं कि बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? और बताइए प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो किया गया था ना, ये आपका जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था? जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। वही बात बोलूँ मैं, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो याद कर लीजिएगा रदरफोर्ड। क्या याद कर लीजिएगा? रदरफोर्ड याद कर लीजिएगा। इसके अलावा में आप लोग गोल्डस्टीन भी याद कर लीजिएगा। क्या याद कर लीजिएगा? गोल्डस्टीन भी याद कर लीजिएगा। रदर और गोल्ड याद कर लीजिएगा। प्रोटॉन की खोज किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा? तो जे थॉमसन के द्वारा। और न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा? तो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है नींबू का पीएच मान लगभग कितना होता है। नींबू का पीएच मान लगभग कितना होता है? देखिए आप एग्जाम में नींबू के बारे में आएगा, जिसे क्या कहा जाता है, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपने पढ़ा होगा साइट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। किसमें? नींबू में। कौन सा एसिड पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है इसमें। और इसका जो पीएच मान होता है कितना होता है? इसका पीएच मान कितना होता है? 2.2 से लेकर 2.4 तक। क्या उतना होता है? 2.2 से लेकर 2.4 तक होता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि प्योर वाटर, क्या आता है? प्योर यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। लेकिन वही बात आएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि मानव रक्त यानी कि जो ब्लड होता है ना, यानी कि ह्यूमन ब्लड जो होता है ना, उसमें कितना होता है उसका पीएच मान? उसका पीएच मान होता है 7.4। क्या होता है? ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, ठीक है ना। लेकिन शुद्ध पानी का कितना होता है? तो 7 होता है। और नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो लगभग 2.2 से लेकर 2.4 तक होता है, ठीक है ना। और इसको साइट्रिक एसिड कहा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मानव नेत्र में जो इमेज बनता है ना, वो कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में जो इमेज बनता है ना, ये कहाँ बनता है? तो आपका रेटिना में बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए जानना जरूरी है। जब मानव जो नेत्र दान करता है, क्या करता है? डोनेट करता है ना, अपने आँखों को डोनेट करता है ना, तो उसके आँख के कौन से पार्ट को निकाल दिया जाता है? कौन से पार्ट को निकाल लिया जाता है? तो वो आपको कॉर्निया को निकाल लिया जाता है। किसको निकाल लिया जाता है? कॉर्निया को निकाल लिया जाता है। मानव जैसे कि हम लोग जब आँख दान करते हैं ना, मानव नेत्र दान किया जाता है, उसमें कौन से पार्ट निकाल लिया जाता है? तो उसमें कॉर्निया निकाल लिया जाता है। कौन से पार्ट निकाल लिया जाता है? कॉर्निया निकाल लिया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मार्स गैस किसे कहते हैं। मार्स गैस जो है ना, किसे कहते हैं? तो मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को। क्या कहता है? मीथेन को कहा जाता है। किस कहा जाता है? CH4 कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? CH4 कहते हैं। तो मार्स गैस का जो कहा किसे कहते हैं? तो ये मीथेन को कहा जाता है, मार्स गैस कहा जाता है, ठीक है ना। और ये एक पॉइंट और जान लीजिए, ये बायोगैस और CNG, बायोगैस याद कर लीजिएगा,
गैस और CNG याद कर लीजिएगा। इसमें जो मुख्य घटक होते हैं, इसमें जो मुख्य घटक होते हैं वो कौन सा होता है, तो आपका मार्स गैस यानी कि मीथेन ही होता है। क्या होता है, मीथेन होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेघा होता है, यानी गॉइटर जो होता है ना, गॉइटर जो होता है आपका हो जाता है आयोडीन की कमी से। क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, गले में जो थायराइड ग्रंथि होता है ना, गले में जो थायराइड ग्रंथि होता है वो फूल जाता है और बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि एनीमिया, एनीमिया जो होता है ना किस कमी से होता है, एनीमिया जो होता है कौन से किस कमी से होता है, ये कमी होता है आपका आयरन कमी से। किस कमी से होता है, आयरन यानी कि लोहे की कमी से होता है। किस कमी से होता है, तो लोहे की कमी से होता है आपका कौन, तो आपका एनीमिया होता है आयरन कमी से। यहाँ पर आयरन याद कर लीजिएगा, आयरन कमी से क्या होता है, एनीमिया से खून की कमी कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा बताइए रिकेट्स जो होता है ना, रिकेट्स जो होता है ना किस कमी से होता है, रिकेट्स किस कमी से होता है, तो ये विटामिन डी किससे होता है, विटामिन डी के कमी से क्या होता है, तो आपका रिकेट्स होता है, ठीक है ना। रिकेट्स क्या किससे होता है, विटामिन डी कमी से होता है। और स्कर्वी किसकी कमी से होता है, तो ये आपका विटामिन सी कमी से होता है। क्या होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है आपका रिकेट्स, सॉरी माफ़ कीजिएगा, स्कर्वी होता है। क्या होता है, स्कर्वी होता है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका ओम किसका मात्रक है, ओम जो है ना किसका ऐसा मात्रक है, ओम जो है ना किसका ऐसा मात्रक है, तो ये आपका विद्युत प्रतिरोध का होता है। किसका होता है, विद्युत प्रतिरोध का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर हो जाता है। इसके अलावा बताइए यहाँ पर कि एम्पियर जो है ना किसका, एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर जो है किसका मात्रक है, तो एम्पियर जो है ना आपका विद्युत धारा का, किसका, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर जो होता है ना किसका मात्रक है, तो आपका ये है आपका विद्युत धारा का, ठीक है ना। इसके अलावा वोल्ट किसका होता है, वोल्ट किसका होता है, तो वोल्ट जो होता है ना आपका विभवांतर का होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। दूध का जो प्योरिटी होता है ना वो किसके कौन से यंत्र से मापा जाता है। दूध का शुद्धता जो होता है कौन से यंत्र से मापते हैं, दूध का शुद्धता मापा जाता है आपका लैक्टोमीटर से। किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर से मापा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके लिए 15 क्वेश्चन मैथ का आएगा, तो 15 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपको बनाना है आज आपको इस क्लास में मेरे साथ, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व करिएगा। जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करिए और मेरा आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट 900 है, स्क्वायर रूट 100 है। अब स्क्वायर रूट 900 को बाहर निकालेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 30 गुना में 30 होता है ना, ये आपका ऐसे, और प्लस में रूट अंडर में 10 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाता है। दोनों में से एक बाहर निकालना पड़ेगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों में से एक बाहर निकालेंगे 10 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए मेरे साथ में, ठीक है ना। आप एग्जाम में ऐसे ही इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बस आपको देखना है कि आपको कितना क्वेश्चन पता है। और वीर पद के एप्लीकेशन पर आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है ना टेस्ट में, सभी टेस्ट को आपको लगा के जाना है। सभी टेस्ट तो नहीं लगा पाएंगे, इसमें काफ़ी सारे टेस्ट हैं, लेकिन इसमें से कम मैं बोलूँगा 20 से लेकर 22, 23, 24 इतना टेस्ट जरूर लगा लीजिए। डेली आपको 2 टेस्ट लगाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है, यदि एक संख्या का 30% 120 है तो उस संख्या का 50% क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर संख्या क्या मान लूँगा मैं, यहाँ पर संख्या क्या मान लूँगा, यहाँ पर नंबर क्या मान लूँगा मैं, यहाँ पर x मान लूँगा। क्या मान लूँगा, x मान लूँगा। अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर x का कितना प्रतिशत, 30% कितना है, 20 है। कितना है, x का कितना है, 30% 20 है। मैं मान लूँगा यहाँ पर x का 30% मतलब 30/100 कितना दिया गया है आपका, 120 दिया गया है। इसे आप लोग क्या निकाले, x निकाले, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 120 गुना में 100 बटा में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब उसको काटेंगे ना, 30 चौका 120 यानी कि 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब आपको 400 हो गया। आपको क्या बोल रहा है, उस संख्या का, संख्या आपने कितना माना है, नंबर आपने कितना माना है, x माना था आपने। अब x तो निकल गया आपका 400। अब बोल रहा है कि 400 का 50% कितना होगा, तो निकाल लीजिए। 400 का 50/100 कर लीजिए। यहाँ पर कितना हो, 100 दुना में 200, 104 हो जाएगा, 4 5 20 यानी कि 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों का भी आंसर ऑप्शन नंबर बी जरूर आया होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आपका है कि एक वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना है।
मेंसुरेशन में जो भी है आपका फॉर्मूला सभी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेंसुरेशन का सभी फॉर्मूले को आप लोग को याद करना है। फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। देखिए वर्ग का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4a होता है। क्या होता है, 4a, 4 गुना में भुजा होता है। ये तो आपको दिया ही गया है, कितना, ये आपका दिया गया है 40 दिया गया। क्या दिया गया है, 40। इससे आप लोग a निकाल लेंगे ना, 40 बटा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी काट कितना हो जाएगा आपका 10 निकल के आ गया। यानी आपका कितना निकल गया भुजा, आपका निकल गया, आपका 10 निकल गया। आगे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल, तो एरिया बराबर क्या होता है, क्या होता है एरिया बराबर में, इसका बराबर होता है ए स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि उसकी आयु का योग 28 वर्ष है तो बी का आयु कितना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है आपका, लेकिन आसान किसके लगेगा, जिनको पता होगा, ठीक है ना। ए और बी का आयु का अनुपात 3:4 है। यहाँ पर मैं मान लूँगा ए का आयु कितना मान लूँगा मैं, ए का मान लूँगा मैं 3x मान लूँगा, ठीक है ना। और बी का कितना मान लूँगा मैं, बी का कितना मान लूँगा, यहाँ पर 4x मान लूँगा। अब मैंने कहाँ से माना है, ये माना है 3 यहाँ से और 4 माना है मैंने यहाँ से। अब दोनों का योग बोल रहा है ना, दोनों का सम बोल रहा है ना, यानी कि 3x प्लस में 4x बराबर कितना दिया गया, 28 दिया गया आपको। ये दिया गया 28 आपको, ये कितना हो जाएगा, 4 7 हो जाएगा, बराबर में 28 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 28 बटा में 7 हो जाएगा, यानी कि 4 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया आपको, x बराबर कितना निकल के आएगा, 4। तो आपको क्या बनाना पूछा है आपको, b का आयु। तो b का आपने कितना माना था, b का आपने कितना माना, 4x माना था आपने ना। जब b का आपने 4x माना था तो यानी कि 4x यानी कि 4 गुना में x का वैल्यू कितना है, 4 है ना, यानी कि 16 निकल के आ गया। यानी b का आयु कितना हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। देखिए मैंने समझाने के लिए इतना लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन मन ही मन बन सकता है आप लोगों के से, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है 2/5 को प्रतिशत में चेंज करने के लिए। 2/5 को प्रतिशत में चेंज करेंगे ना, तो यानी 100 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। यानी कि प्रतिशत में बदलने के लिए, परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर 5 20 100 और यहाँ 20 गुना में 40, यानी कि 40% क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में है कि एक कार 2 घंटे में 120 किलोमीटर का दूरी तय करता है। 120 किलोमीटर तय करता है कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो यहाँ पर आपको टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 2 घंटा, ठीक है ना। और आपको डिस्टेंस कितना दिया गया है, डिस्टेंस कितना दिया गया है, तो 120 किलोमीटर दिया गया है। बोल रहा है इसका स्पीड बोल रहा है, यानी कि आपको स्पीड पूछ रहा है आपको यहाँ पर। तो क्या होता है स्पीड बराबर में, स्पीड बराबर में कितना होता है, दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी, यानी कि दूरी बटा में चाल नहीं, टाइम होता है। यहाँ पर टाइम, डिस्टेंस दिया गया 120 बटा में 2 काट लीजिए। यहाँ पर काट कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी आभास संख्या कौन सी है। सबसे छोटी आभास संख्या कौन सी है, सबसे छोटी आभास संख्या जो होता है ना 2 होता है। क्या होता है, सबसे छोटी आभास संख्या 2 है। अब यहाँ पर सबसे छोटी भी है और सम भी है, यानी सबसे छोटी आभास संख्या कौन सी है, 2 है, और सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो आपका सी है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 2। अगले क्वेश्चन में है कि 15, 25 और 30, 15, 25 और 30 का औसत क्या है। देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना का है, 10 का डिफरेंस है ना, 10 का डिफरेंस है ना, माफ़ कीजिएगा 10 का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलिए अब तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। यानी कि जब औसत पूछेगा ना, तो औसत पूछने के लिए क्या करना है हम लोग, जो भी संख्या दिया रहता है ना उसको आपस में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और भाग कितना से लगाते हैं, जितना संख्या दिया रहे, 1 2 3 संख्या दिया है ना, 3 से भाग लगा दीजिए। 15 और 25 कितना हो जाएगा, 30 40 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 30 और 40 70, 70 बटा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पूरा भाग लगेगा नहीं तो कितना हो जाएगा, 3 दूना में 6 और 3 3 9, लगभग 23 के आसपास। देखिए यहाँ पर आंसर मैच नहीं कर रहा है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आंसर तो मैच करेगा। एक तो मैंने क्वेश्चन गलती कर दिया, यहाँ कितना कर दिया, 35 होना चाहिए था। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75, यहाँ 25 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से आंसर ही मैं गलत कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर एक तो आपको ऐसा तरीका होता है, दूसरा तरीका क्या है, देखिए 15, 25 और
35 में कितना है डिफरेंस, कितना का है, इसमें डिफरेंस 10 का है, इसमें भी 10 का डिफरेंस है। जब डिफरेंस सेम हो ना, उसका बीच का नंबर क्या हो जाएगा, आपका एवरेज हो जाता है। क्या होता है, एवरेज हो जाता है। तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर आप बी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर में आपका 0 है। तो बोल रहा है कि आप एक्स का मान क्या है, तो यहाँ पर तो एक्स का मान कितना है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर में 49 हो जाएगा। यहाँ पर जब इसको इस तरफ करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में आ जाएगा। अब एक्स बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर में 49 हो जाएगा। जब बाहर निकालेंगे ना तो प्लस माइनस में 7 हो जाएगा, प्लस माइनस में 7। ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, एक त्रिभुज के 3 कोण का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ये तो आप पता ही है आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है कि 1200 का 5% कितना होगा, 1200 का 5%, 5/100 कर लीजिए। यहाँ पर 12 पंजे 60 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना है। चलिए एक बार इसको कमेंट करिए, इस बार इसको कमेंट करिए आप लोग, ठीक है ना। कमेंट करिए कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन सी में कुछ नहीं दिया गया है, एक बार इसको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 60 है और महत्तम समावर्तक 3 है। तो उसका पहली संख्या दिया गया है 12, तो बोल रहा है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू में LCM बटा में क्या होता है पहला संख्या, यानी कि फर्स्ट नंबर होता है। यानी कि आपका 60 गुना में 3 बटा में कितना हो जाएगा 12, 12 पंजे 60, 5 दिया 15, 15 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है ये। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है आपको। 18 गुना में 18 बटा में 5 कर लीजिए। यह आपको क्या माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर गलती मैंने कर दिया। यहाँ पर क्या होता है, जब किलोमीटर को प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं ना, तो 5/18 से गुना करना पड़ता है। ठीक है ना, 18 कट जाएगा, क्या बचाएगा 5 मीटर पर सेकंड बचाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है यहाँ पर बताइए कि ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab होता है ना, इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, और आपको प्लस में 2ab तो दिया ही गया है आपका ये। ठीक है ना, अब ये और ये कट जाएगा ना, क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बच जाएगा। ये ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में दिया गया है। आपका आंसर निकल के आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जितना सारा क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है कमेंट करने के लिए, कमेंट ज़रूर करेंगे। कमेंट का मैं सभी को देखता हूँ। और साथ साथ में वीरपथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए अभी, और वहाँ से जाकर टेस्ट को ज्वाइन करिए। मैक्सिमम टेस्ट लगा के एग्जाम में बैठिएगा आप लोग। अगर टेस्ट ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी करिएगा। 9102195290 पर मुझे कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन जरूर, ये आपको टेस्ट ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद।